हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज सीटेट के नए वीडियो के लेके आए हैं, जो है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर का अनुबंधन सिद्धांत या इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादक जो है अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया है। यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी कि बीएफ स्किनर का अनुबंधन सिद्धांत ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। बीएफ स्किनर ने सबसे प्रसिद्ध अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि स्किनर साहब ने सबसे अधिक रिस्पॉन्स पर जोर दिया, इसलिए इसको जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर के बाद कबूतर पे किया। यानी पहले चूहा पे किया, उसके बाद कबूतर पर किया था। तो आइए देखते हैं कैसे किया है प्रयोग। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उस लीवर में जो है एक छिद्र था। जब लीवर दबता था तब खाना आ जाता था। तो उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके पैर लीवर में लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद इसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इससे चूहा भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। यानी कि इसने चूहा पर प्रयोग किया और चूहा को जो है एक बंद बॉक्स में बंद कर दिया। उसमें एक लीवर लगा था और लीवर दबने से जो है वो छिद्र खुल जाता था और खाना आ जाता था। तो इसने बहुत इधर उधर जो है घूमा, छटपटाया और एक बार अचानक उसका पैर लीवर में लग गया और छिद्र खुल गया और खाना आ गया। इस क्रिया को दोहराया, फिर उसके लीवर पर जो है पड़ गया और वह फिर खुल गया। इस तरह से करते करते चूहा जान गया और वह एक बार में ही अब लीवर को दबाता और चूहा को खाना मिल जाता था। इसलिए इस क्रिया का प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा गया। तो इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है, रिफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। तो सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का जो है विशेष महत्व है। पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन जो है जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। यदि कोई बच्चा पेपर पास कर जाता है, एग्ज़ाम पास कर जाता है, तो पेरेंट उसको साइकिल या मोबाइल देता है। इसे पुनर्बलन कहता है। इसके वह अनुक्रिया जो है, उद्दीपन जो है, अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है उद्दीपक द्वारा कि हम पास करेंगे तो हमें साइकिल मिलेगा। इसलिए वह उद्दीपक जो है अनुक्रिया संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी वो तेज़ी से साथ जो तैयारी में लग जाता है उद्दीपक जो है अनुक्रिया करने में, काम करने में, जिससे कि पुनर्बलन जो है पुनर्बलन का काम तेज़ी से होने लगता है। तो इस तरह से पुनर्बलन दो प्रकार के हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक क्या हो गया
सकारात्मक जो है जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा। नकारात्मक हो गया दंड देना, मना करना या डांटना। नकारात्मक हो गया है भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा कि सकारात्मक हो गया है कि जितना अच्छे से पढ़ोगे तो नौकरी लगेगा। प्रशंसा कर दिया, कोई पढ़ाई का अच्छे पढ़ते हो, पढ़ने में अच्छे हैं, या भोजन कुछ दे दिया, पानी पिला दिया, ये सब सकारात्मक है। और नकारात्मक है दंड दे दिए, नहीं कुछ किया तो दंड देंगे, मना कर दिया या डांटना। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। पुनर्बलन अनुसूचित 2 प्रकार की होती है, सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन वह है इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करते पर बच्चों को तारीफ करना, इस तरह से सतत पुनर्बलन है। यानी कि जो है इससे जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। पुनर्बलन दे रहा है अच्छा, प्रत्येक सवाल हल किया तो पुनर्बलन क्या दे रहा है, बच्चे का तारीफ हो रहा है। दूसरा है आंशिक पुनर्बलन, यानी कि इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रिया के लिए दिया जाता है, कुछ क्रिया के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना, यह हुआ आंशिक पुनर्बलन। और हर सवाल पर जो है तारीफ करना, यह हो गया सतत, हमेशा जो है उसे पुनर्बलन कर रहा है। तो पुनर्बलन यहाँ समाप्त हो जाता है। यानी कि BF स्किनर का जो है क्रिया प्रसूत सिद्धांत यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब नया जो है इसी में हम पढ़ा देते हैं आज एक ही वीडियो में, वो है मनोसामाजिक सिद्धांत, फिजिको केमिकल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, यह सिद्धांत जो है इरिक इरिक्सन एक वैज्ञानिक है। इरिक इरिक्सन जो है एक वैज्ञानिक है, उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इसके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है इरिक इरिक्सन ने दिया था। इसके जो है इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था, और इसके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। जिसमें पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि 0 से 1.5 या 2 वर्ष तक होती है बच्चों में। यानी कि जिन बच्चों को माता पिता से प्यार यदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता है तो वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस क्रिया को बच्चों में अविश्वास उत्पन्न शुरू हो जाता है। यही अविश्वास बनाम विश्वास, यानी कि बच्चे के माता पिता जितना प्यार करेंगे उस बच्चे को उतना उस पर विश्वास होगा। अगर प्यार नहीं करेंगे तो वो विश्वास होगा। ये 0 से 1.5 से 2 वर्ष तक के बच्चे में होता है। दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा शक। ये जो है 1.5 से 2 या 3 वर्ष तक के बच्चों में होते हैं। स्वायत्त का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, तो यह स्वायत्त कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं। यानी कि इसमें स्वायत्त बनाम शर्त यानी कि लज्जा शक,
इसमें जो है 3 वर्ष तक, 1.5 से 3 वर्ष तक जो है कि बच्चे आते हैं। तो स्वयं का काम, स्वयं जो है, स्वायत्ता का अर्थ स्वयं होता है। जब बच्चे स्वयं से खुद से खाना, कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अपने आप पर निर्भर रहना चाहते हैं, तो यह स्वयं स्वायत्त कहलाता है। यदि अब दूसरी तरफ बच्चे को अब डांटता है माता पिता कि अपने से काम मत करो, काम करने नहीं आता है, तो उसके अंदर शक होने लगता है कि लगता है हम कुछ काम गलत कर रहे हैं। तीसरा है पहल बनाम दोष। ये 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में होता है। जब बच्चों में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास, जब बच्चों में समझने की क्षमता का जो है थोड़ा विकास हो जाता है, तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने के वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं, तो दोष भाव उत्पन्न शुरू हो जाता है। 4 है परिश्रम बनाम हीनता। ये 6 से 12 वर्ष तक होता है। 6 से 12 वर्ष तक को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, जो कि मैंने पढ़ा दिए हैं अधिगम चैप्टर में। 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था, और 6 वर्ष तक जो होता है बाल्यावस्था, वो होता है। तो इसमें क्या है, इस आयु में बच्चा माँ बाप हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है, तो बच्चा उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आना शुरू हो जाती है। तीसरा है, पाँचवा है पहचान बनाम भ्रांति। इसमें 12 से 18 वर्ष के बच्चे आते हैं, जिसमें 12 से 18 वर्ष के बच्चे को किशोरावस्था भी कहा जाता है, जिसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। इसको हम पिछले वीडियो में मैंने समझा दिए थे कि इसे आंधी तूफान की आवश्यकता कहते हैं, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे बनते भी हैं, बिगड़ते हैं। इसे जिस दिशा में ले जाया जाए वह उसी दिशा में जाता है। इसी 12 से 18 वर्ष के बच्चे किसी के जो हैं प्रशंसक बनते हैं, कोई भगत सिंह के, महात्मा गांधी के, सुभाष चंद्र बोस के, कोई फिल्मी एक्टर के, कोई हीरो हीरोइन के। तो यही 12 से 18 वर्ष के बच्चे को बहुत महत्वपूर्ण एज कहा गया है। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते, तो उसके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। छठा है आत्मीयता बनाम अलगाव, जो 18 से 35 वर्ष की अवस्था में होते हैं। इसमें आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता है, तो वह अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। 7वां है जन्नात्मक बनाम स्थिरता, जो 35 से 65 वर्ष की अवस्था में होते हैं, जिसे मध्य वयस्कावस्था कहते हैं। उसमें जन्नात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता है, तो उसमें स्थिरता आ जाती है। और लास्ट है संपूर्णता बनाम निराशा, जो 65 से ऊपर होता है। इसे प्रौढ़ावस्था भी कहा जाता है। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। वह अब अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है। उसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी विफलताएं हुई, वो इसको याद करने लगते हैं। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती हैं, तो उसे संपूर्णता कहते हैं।
अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएँ हासिल नहीं की तो उसमें निराशा आ जाती है। इसी संपूर्णता बनाम निराशा के बारे में यानी कि 65 वर्ष से ऊपर प्रौढ़ावस्था में आता है। तो इसमें हमने मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में समझा, जाना और इससे रिलेटेड सभी 8 बिंदुओं को, स्टेप को अच्छी तरह से समझा। इसे आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखे, जिसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बतावें, कमेंट करें। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे साहस बढ़ेगा। तो धन्यवाद। इस वीडियो में आज इतना ही।